हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का, कह सकते हैं रियल संख्या व वास्तविक संख्या। आपको अपने वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसको अच्छे से देखना है। कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि मुझे कहाँ पे समझ में आया। मैं आपको एक विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप हमारी इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको रियल संख्या या वास्तविक संख्या की बेसिक नॉलेज अवश्य ही हो जाएगी। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल संख्या, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में कि हमारी संख्याएं होती क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याओं के बारे में सबसे नंबर 1 क्या आती है हमारी संख्या, आपको पता होना चाहिए। संख्या पूछा जाए संख्या क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संख्या क्या है, तो आप कहोगे संख्या वह संख्याएं होती हैं। कह सकते हैं संख्या वह चीज है जिसके द्वारा हम जोड़ गुणा भाग घटा ऐसी अनेक चीजें सकते हैं। जोड़ना घटाना गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसी बहुत सी चीजें। तो सबसे पहले हमारी नंबर 1 संख्या आती है जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, ध्यान से देखना, प्राकृतिक संख्या। अब क्वेश्चन उठता है ये हमारी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक क्यों जाती है, बीच में क्यों नहीं रुकती है? तो हमारा आज क्वेश्चन आपसे है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आप बचपन से जब जन्म लेते हो, कह सकते हैं कुछ पढ़ने लिखने लायक हो जाते हो, तो संख्याएं 1 से ही तो स्टार्ट करते हो। सबसे पहले प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्लियर होना चाहिए कि प्राकृतिक मतलब हमारा वातावरण, भगवान, जितनी चीजें सभी प्राकृतिक में आएंगी। तो प्रकृति ने हम सबको क्या क्या बना के दिया है इसके बारे में देखेंगे। तो प्रकृति में सबसे पहले आप जब जन्म लेते हो, कुछ पढ़ने लिखने लायक होते हो, तो 1 से ही तो गिनना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले क्या आता है 1। अभी देखेंगे, बेसिक से देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना क्लियर? आज तक आपको ये कोई नहीं बताया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के बाद 10 क्यों आ जाता है। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि 9 के बाद 10 क्यों आ जाता है, 11 क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि जो संख्याएं होती हैं आपको पता होना चाहिए 9 के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती है। इतना क्लियर कि 9 के बाद संख्याएं हमारी रिपीट होने लगती हैं। तो हमारी 9 के बाद क्या होना चाहिए, 1 और 11 होना चाहिए, 1 और 2 12 होना चाहिए, 1 और 3 13 होना चाहिए। तो ये 10 कहाँ से आ जाता है? 10 तो हमारा ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। और इसके बीच में आप संख्याओं के देखोगे 0 तो कहीं आ नहीं रहा है, क्या 0 नहीं आ रहा है। कह सकते हैं हमारी संख्या अभी अधूरी है। तो अधूरी संख्या को पूर्ण करने के लिए हमको कौन सी संख्या की आवश्यकता पड़ी, पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी। फिर से ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं हमारे पास 0 की कमी है ना, क्योंकि 10 आने के लिए आपको 0 लाना ही पड़ेगा। तो 0 तो इसमें कहीं दिख नहीं रही है, तो हमारी संख्या पहले क्या थी, अधूरी थी। तो हमको इस संख्या को पूर्ण बनाने के लिए पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा दूसरा नंबर कौन सा संख्या आ गया, पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या हमारी है क्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वह संख्या है जो हमारे 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। अब 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 12। अब ये संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या हमारी कहाँ तक चली जाती हैं, प्लस इन्फानाइट तक चली जाती है। इन्फानाइट को हम कह सकते हैं अनंत, जिसकी कोई गणना न कर दी जाए, कह सकते हैं जिसकी कोई गणना न कर जा सके उसी को अनंत कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारी पूर्ण संख्या जब आ गई तो ये प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण हो जानी चाहिए। तो कह सकते हैं ये भी 10 11 12 ऐसे करके कहाँ चली जाती है, प्लस अनंत पे चली जाती है या इन्फानाइट पे चली जाती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? फिर सुनिए, पूछा जाए आपसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होके हमारी प्लस अनंत तक जाती हूँ, उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूछा जाए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो आप कहोगे वह संख्या है जो 0 से स्टार्ट होके हमारी अनंत तक जाती हूँ, उसको पूर्ण संख्या कहेंगे।
इतना क्लियर। तो इसके बाद जो संख्याएं आने वाली वो कह सकते हैं, अभी तक आपने पौष्टिक संख्याओं को देखा, अब हमारी आएंगी ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए, हमको कोई भी संख्या की आवश्यकता पड़ी तभी संख्याएं आई हैं, वैसे संख्याएं नहीं बनाई गई। तो कह सकते हैं अब इसके बाद हमारा क्या आता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। पूर्णांक संख्या, अब ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप दुकानदार से कुछ पैसे उधार कर, मान लो आपके यहाँ हमने, आप दुकानदार हो, हमें कह सकते हैं ग्राहक हूँ आपका, आपके यहाँ एक पेन लेने आया और कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उधार दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इस 20 रुपये का, कह सकते हैं आपके यहाँ पेन उधार लिया, बाद में आपको हमने 20 रुपये दे दिए, तो आप हिसाब में कैसे लिखोगे, इन्होंने 20 रुपये के क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ पेन लिए हैं, और आप लिखोगे हिसाब में कैसे, इन्होंने हमारे यहाँ 20 रुपये का उधार सामान दिया, नंबर जगह कहोगे इन्होंने 20 रुपये हमारे यहाँ दिया। तो ये लिया और दिया में आप जब ज्यादा बड़ा हिसाब हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमारी पूर्ण संख्या बनाई गई, कह सकते हैं, और पूर्णांक संख्या बनाई गई। और पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे बीच में क्या आएगा आपका 0, फिर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, ये कह सकते हैं प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर कह सकते हैं -1 -2 -3 -4, और ये कहाँ तक चलाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चलाएगा। अब पूर्णांक संख्या में कुछ विशेषताएं हैं, इसको ध्यान से देखिए हिसाब करने में। मान लीजिए आपके यहाँ हमने 20 रुपए का क्या लिया, मार्कर उधार लिया, ठीक। अब 20 रुपए आपको हम दे देंगे यहाँ से, तो कह सकते हैं हिसाब हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपके भी 1 रुपये नहीं बाकी बचे, तो कह सकते हैं इस तरीके से हिसाब करने में आसानी हुई, इसलिए हमारी पूर्णांक संख्या बनाएगी। और पूर्णांक संख्या की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। हमारी संख्याएं अगर इस साइड से इस साइड तक जा रही है, तो कह सकते हैं संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक। लेकिन अगर इस साइड से आप इस साइड में आ रहे हो तो हमारी संख्या क्या होगी, छोटी होती आएगी। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर आपको कह सकते हैं माइनस में कोई संख्या लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए वो बाकी हो, आप कह सकते हैं बाकी हो तो जेब में पैसे होते हैं तब ठीक रहता है, कि कह सकते हैं किसी के उधार है तब ठीक रहता है, तो आपको कहोगे जेब में रहे पैसे तब ठीक है। वैसे ही कह सकते हैं कि माइनस जितनी संख्याएं होती हैं सभी बाकी होते हैं, और प्लस की संख्याएं आपके जेब में होती है, मतलब जितनी प्लस की संख्याएं होती है मतलब आपके जेब में पैसे हैं। बाकी कह सकते हैं माइनस लिखा है तो आप जान जाओगे कि वह संख्याएं आप बाकी हो किसी की, इतना क्लियर। बाकी हो तो छोटी ही होंगी, क्लियर। और आपकी बड़ी कह सकते हैं बड़ी जब होंगी धनात्मक होंगी, इतना क्लियर। इसको कह सकते हैं क्लियर हो। तो इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या, सबसे महत्वपूर्ण आपके चैप्टर का परिमेय संख्या आएगा, तो इसको हम मिटाते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो मिटाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसके बाद हमारी आएगी, कह सकते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ध्यान से देखना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को आपको जानने से पहले पूर्णांक संख्या को क्लियर होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। अभी हमने बताया कि पूर्णांक संख्या वही संख्याएं होती हैं जो कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन ये तीनों संख्याएं आ जाएं, उसी को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब ध्यान से आप देखिए, परिमेय संख्या हम पूछेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे मेरा नाम मोहन, सोहन, रोहन, मीना, सोनिका, कुछ भी ऐसी हो सकती है। तो मैं कहूंगा आपको कैसे पता लगा, जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरा नाम जैसे सूरज है, मैं कहूँ मेरा नाम कैसे पता लगा, सूरज ही है, मूरज क्यों नहीं हो गया या नूरज क्यों नहीं हो गया, सूरज ही क्यों है। तो आप कहोगे आपका नाम इसलिए सूरज होगा क्योंकि आसपास वाले आपके उसी नाम से पुकारते होंगे, या कह सकते हैं आपके वोटर ID कार्ड या मार्कशीट या आधार कार्ड में आपका नाम होगा। और तीसरा नंबर कह सकते हैं आपके मम्मी पापा ने उस नाम को रखा होगा। तो ऐसे ही कह सकते हैं
3 करोड़ आपके नाक के पीछे होते हैं कि आपके मम्मी पापा ने उसी नाम को रखा है। आपके सरकारी चीजों में कह सकते हैं दस्तावेज में वही आपका नाम है। और तीसरा नंबर कि आसपास वाले भी आपको उसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए आपका नाम सूरज है। क्या कह सकते हैं, कोई भी नाम हो तो वैसे ही कह सकते हैं। परिमेय संख्या का होने के लिए भी हमारे पास 3 नियम होते हैं। अब तीनों नियमों को आप विशेष से देखोगे। सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि जो संख्याएं हमारी हों P बटा Q या अंश और हर के रूप की लिखी होनी चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 7/3, तो आप देखोगे ये क्या है P और ये क्या है Q। क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है। ऊपर वाली संख्या हमारी होती है अंश, नीचे वाली संख्या हमारी होती है हर। तो कह सकते हैं ये संख्या हमारी क्या है, P बटा Q के रूप का या अंश या हर के रूप की लिखी हुई है। आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा। तो ऐसे कह सकते हैं आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रख दिया कि आपका नाम सूरज। अब दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। अब मैं कहता हूं कि आपके आसपास वाले भी आपके उसी नाम से पुकारते हैं, तो मेरा दूसरा नियम कह सकते हैं जो हमारी संख्या होनी चाहिए, संख्या हमारी P और Q कह सकते हैं या अंश और हर, ये संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या है तभी परिमेय कहलाएगी, अगर नहीं है तो परिमेय नहीं कहलाएगी। तो कह सकते हैं संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे कि P और Q या अंश और हर हमारे पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। अगर संख्या पूर्णांक है तो इतना क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे 7/3 7 कह सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते जाओगे तो 7 संख्याएं आएगी क्योंकि अनंत संख्याएं गई हुई है। तो कह सकते हैं 3 भी आ रहा है और 7 भी इसके बीच में आएगा। तो कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है कि नहीं। इतना क्लियर कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रख दिया कि सूरज है, आसपास वाले भी उसी नाम से पुकार रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट पे कि आपके आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में या सरकारी दस्तावेज में आपका क्या नाम है, सूरज है। तो कह सकते हैं वैसे तीसरा नियम हमारे परिमेय होने के लिए कि जो हमारा Q है या कह सकते हैं हमारा हर है, वो कभी भी हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा जो है कह सकते हैं शून्य हो जा रहा है तो कह सकते हैं वो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं हमारा जो हर है, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो कह सकते हैं हर कह सकते हैं Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, वरना आपकी परिमेय संख्या कह सकते हैं ना रह के अपरिमेय हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप सबसे पहले बताइए कि हमारा जो 7/2 है ये बताओ कि हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप सबसे पहले नियम चेक कीजिए कि P बटा Q के रूप का लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप देखोगे हमारा P और Q या अंश और हर के रूप की संख्या हमारी लिखी हुई है। फिर दूसरा नियम देखिए कि P और Q या अंश और हर पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं और इसके आगे बढ़ोगे तो ये दोनों संख्याएं आपको मिलेंगी। फिर तीसरा नियम देखिए कि Q जो हमारा कह सकते हैं हर है वो शून्य है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 लिखा हुआ है, शून्य नहीं है। तो इसलिए हमारी क्या संख्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर क्लियर है ना। अब आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि P बटा Q अंश और हर के रूप का लिखा है। तो आप कहोगे यस बिल्कुल लिखा हुआ है, P Q या अंश और हर के रूप का लिखा हुआ है। तीसरा नियम देखिए सबसे पहले कि हमारा जो Q है कह सकते हैं 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा हर 0 नहीं है। लेकिन दूसरा नियम क्या कह रहा है, P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप देखोगे 3 इसमें आपको नजर आएगा, लेकिन अंडर रूट में कोई भी संख्या आपको पूर्णांक में नजर नहीं आएगी। तो कह सकते हैं हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं हमारी अंडर रूट की होती हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता है, वो कह सकते हैं सभी की सभी क्या होती हैं, अपरिमेय। लेकिन कुछ हमारी संख्याएं ऐसी हैं जैसे √1, √4, √9, √16, √25 कह सकते हैं इन सभी का अंदर में डबल जोड़ा बनता है, जिसके कारण ये संख्याएं सभी बाहर निकल जाती हैं और ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, परिमेय हो जाती हैं। लेकिन जितने हमारे √2 हुए, √3 हुए,
√5 हुए, ये सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी। इतना क्लियर होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 1/, क्या लिखा हुआ है 0। अब सबसे पहले आप देखिए कि हमारी संख्या p/q के रूप का लिखी हुई है, तो आप कहोगे p/q अंश और हर का लिखा हुआ। दूसरा नियम देखोगे, आप कह सकते हैं कि p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो q और p दोनों की दोनों हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या होगी, यस। लेकिन तीसरा नियम क्या है कि हमारे q जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ हमारा हर क्या है 0, इसलिए संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इतना क्लियर। तो हमारी परिमेय संख्या आपको फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले हमारी जो संख्या हो p/q के रूप का लिखा होना चाहिए, अंश और हर के रूप में, जैसे आप देख सकते हो। दूसरा नियम क्या है कि p और q हमारे अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे ये अंश है, ये हर है, क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या से मिलते होने चाहिए। फिर कह सकते हैं तीसरा नियम क्या है, q बराबर हमारे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जा रहा है तो परिमेय ना होके अपरिमेय हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ शून्य भी नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय। ना क्लियर है। वैसे ही संख्या को देखिए, कह सकते हैं p/q के रूप का पहला नियम है लिखा होना चाहिए, तो लिखा हुआ है। फिर कह सकते हैं तीसरा नियम आप देखोगे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q 0 भी नहीं। लेकिन कह सकते हैं हमारा दूसरा नंबर क्या है कि p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप देखोगे अंडर रूट इसमें आपको संख्या में कहीं नजर नहीं आए, इसलिए कह सकते हैं ये तीनों नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, दो नियम फॉलो कर रहे हैं, एक नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आप इस एग्जांपल को देखिए, हमारा p/q के रूप का लिखा हुआ है, p और q हमारे पूर्णांक संख्या भी मिल रही नहीं मिल रही। लेकिन तीसरा नियम क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q हमारा 0 हो गया। इतना क्लियर। अगर इस तरीके से हमारा लिखा होता कि 0/1, तो ये हमारा परिमेय होता, क्योंकि p/q के रूप का लिखा हुआ है, p और q पूर्णांक संख्या, q बराबर 0 नहीं, इसलिए परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है तो कह सकते हैं परिमेय नहीं होगा। इतना क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं और इसके बाद हमारी संख्या आती है परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करना हो। आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या आपकी बहुत आसान संख्या है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो हमारे परिमेय संख्या का नियम का पालन नहीं कर रही होती हैं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन उठता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम बहुत साधारण सी परिभाषा बताएंगे कि वह नियम जो परिमेय संख्या होने का पालन नहीं कर रहे हों उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कुछ समय पहले √2 क्या बताया था 3, इसी को ले लेते हैं। आप देखोगे हमारी परिमेय होने के लिए क्या हुआ था कि p/q के रूप का लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ। तीसरा नियम क्या था कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। लेकिन दूसरा नियम था कि p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आप देखोगे हमारे हर पूर्णांक संख्या है लेकिन अंश पूर्णांक संख्या नहीं है, कह सकते हैं परिमेय संख्या का नियम का पालन नहीं की, इसलिए क्या होगी, हमारी अपरिमेय होगी। दूसरा एग्जांपल देखिए 1/0, कह सकते हैं p/q के रूप का लिखा हुआ है, p और q पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन तीसरा नियम क्या था, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q 0 हो गया, इसलिए अपरिमेय। क्लियर। और एक एग्जांपल आपको देते हैं जो पाई हमारा होता है, पाई जिसको कहते हैं मैथ में, फिजिक्स में कह सकते हैं, लगाते हैं सवाल ज्यादा काम है। ये भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आप कहोगे इसका मान जो 22 क्या होता है, 7 होता है। 22/7 ये तो परिमेय दिख रही है, तो कह सकते हैं ये हमारा एग्जैक्ट मान ना होके इसको हम सवाल को सॉल्व करने के लिए पाई का मान क्या मान लेते हैं, 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं इससे देखोगे तो आपको इसको परिमेय नजर आएगी, लेकिन वास्तविक रूप से पाई हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम वास्तविक संख्या बताते हैं किसे कहते हैं। चलिए वास्तविक संख्या जान लेते हैं किसे कहते हैं।
आप देख सकते हो हमने वास्तविक संख्या को लिख के रखा है। अब वास्तविक संख्या क्वेश्चन होता है किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या हमारी वह संख्याएं होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, परिमेय और परिमेय से मिलकर बनती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं। कह सकते हैं वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या कहेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं वह संख्याएं जो हमारी परिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनेंगी वही क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इतना क्लियर होना चाहिए। अब कह सकते हैं ये हमारा बेस था। अब बेसिक क्लियर होने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे 2-3 संख्या हमारी और बच रही है, तो उसको समझा देते हैं आपको। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं कह सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो। अगर कोई भी संख्या हमारी ऐसी नजर आपको आ रही है जैसे 6, 2, कह सकते हैं 4, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 2 से कट जाएंगी। तो कह सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। इन अभाज्य संख्या आती है तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि वीर संख्याएं होती हैं कि वह संख्याएं जो अपने आप से या कह सकते हैं 1 से कटे। वह संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो देख लीजिए अभाज्य संख्या जैसे हम 2 ले लेते हैं। 2 कह सकते हैं हमारी ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और कह सकते हैं अभाज्य भी, क्योंकि 2 हमारी 1 से कटेगा, कह सकते हैं 1 से काटोगे तो 2 आएगा, या 2 से काटोगे तो हमारा 1 आएगा। ये संख्या 3 हो गया, 3 को 1 से काटोगे 3 आएगा, 3 को 3 से काटोगे 1 आएगा। तो कह सकते हैं अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे या अपने आप से कटे और कोई भी संख्या से नहीं काट सकते हो इनको। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपने शब्दों में वीर संख्या कहते हैं कि जब तक हार मानेंगे नहीं तब तक कोई हरा नहीं सकता। इतना क्लियर। फिर आता है सम संख्या किसे कहेंगे, तो सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जैसे हमारी 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ऐसी संख्या अगर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अब विषम संख्या वह संख्या होती है, सम संख्या से देख लीजिए किसे कहेंगे, सम संख्या। जैसे हमारी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। और विषम संख्याएं पूछा जाए किसे कहते हैं, तो विषम संख्या वह संख्या होती हैं इस तरीके से अगर जो नजर आ रही है आपको तो सभी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं होंगी। इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक। तो कह सकते हैं एल्गोरिथमिक का नियम सीखेंगे, तो इसको आपको नोट करना हो और बताइए कि हमारी संख्याओं के बेसिक कैसे आप होंगे। जय हिंद, जय भारत। कि आपको एक विभाजन परिमेय। सबसे पहले क्लास 10 के चैप्टर में शुरुआती में ही कह सकते हैं आपको इसके बारे में जानना ही होगा। सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम भाग करते थे। भाग देखिए किस तरीके से होता था। मान लीजिए 2 को हमको किस तरीके से करना है, 2 को अगर हमको 8 से भाग करना है तो हम 2 का टेबल पढ़ते थे कितने बार, 4 बार। 2 4 क्या 8, ये हमारा क्या हो जाता था 0। इतना क्लियर। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हम 8 बराबर 2 × 4 + 0 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो 2 को हमको भाग करना होता 9 से, तब भी हम कितने बार ले जाते हैं, 4 बार। 8 आता और शेष पर कितना आता 1। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 2 × 4 + 1। ध्यान से देखिए, वैसे ही लिखा हुआ है कि 2 से आप नहीं कर सकते हैं, 8 को 2 से विभाज्य किया, कितने बार लगे 4। 2 4 जा 8 होता है, 8 8 बराबर हो गया और कितना हो गया हमारा 0। इतना क्लियर। मतलब 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को 4 2 जा 8 और 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको अपने बचपन में कह सकते हैं या कह सकते हैं छोटी क्लास में बताया गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। फिर कह सकते हैं ये संख्या हमारी क्या होती है, भाजक होती है।
फिर ये संख्या हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। फिर ये नीचे वाली संख्या क्या होगी, आपकी शेषफल होगी। बस यही आपका कह सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता, बस कह सकते हैं आपको समझना रहता है। आपके छोटे क्लासों में इसको बताया जाता है इस तरीके से, लेकिन कह सकते हैं क्लास 10 में आपको एल्गो पृथ्वी कह सकते हैं कोई नया चीज नहीं निकल के आ गया। यूक्लिड घन परिवार कह सकते हैं आपके यही से ताल्लुक रखता है। बस भाज्य को आपको कह सकते हैं, जो भाज्य है उसको ये मान लिया जाता है, भाजक को b मान लिया जाता है, भागफल को q मान लिया जाता है और शेषफल को r मान लिया जाता है। बस यही आपका क्या है, एल्गो कह सकते हैं इक्वल टू परिवार, यही आपका है। तो वैसे इसको हम इधर समझते हैं, ये बराबर क्या हो गया, BQ प्लस R। ये मेन पॉइंट है, आपको भविष्य में क्लास 10 का क्वेश्चन लगाते समय काम आएगा। फिर दूसरा नियम हमारा है, इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका भी मतलब जान लीजिए। आपका R हमने क्या बताया, शेषफल है, B आपका क्या है, भाजक है। तो आप देखोगे भाजक हमेशा कह सकते हैं, इसका मतलब होता है R का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। देख सकते हो हमारे R का मान 0 भी है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन B हमेशा आपके R से बड़ा होगा, इतना क्लियर रखना। ये हमारा क्या है, B का मान देख सकते हो यहाँ भी बड़ा नजर आ रहा है और B का मान यहाँ भी बड़ा नजर आ रहा है। इसलिए इसका मतलब होता है कि R का मान हमारे 0 भी हो सकता है और कह सकते हैं 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा B होता है भाजक, वो हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा ही होगा। इतना क्लियर कह सकते हैं। आपको HCF याद करने के लिए बुक में आपके दिए होंगे, तो आप कैसे लगाओगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि आप 2 और आपको पता होना चाहिए HCF एलसीएम किसे कहते हैं। तो HCF इसको कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर और कह सकते हैं एलसीएम लो कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होगा, इसमें बढ़ती हुई संख्या जो आती है उसको देखते हैं हाई कॉमन फैक्टर होता है, और ये क्या होता है, एलसीएम लो कॉमन फैक्टर। इतना क्लियर। ध्यान से देखिए, अगर 2 और कह दिया जाए आप 19 के बीच क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे लगाओगे, तो आपको लगाने की विधि हम बताते हैं, और भी कह दिया जाए इक्विलिटी विज्ञान परिमेय की सहायता से लगाइए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 को आप क्या करोगे, 19 से भाग करोगे। कितने बार ले जाओगे, 9 बार। कितना आएगा हमारा 18। तो इसको शेषफल इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो यही हमने बताया था, यही हमारा इक्विलिटी विज्ञान परिमेय है। तो कह सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ये भाज। तो भाज आप लिखोगे यहाँ क्या मिल रहा है 19, तो यहाँ क्या लिखोगे 19। फिर देखिए हमारा क्या है भाजक, भाजक क्या है यहाँ पे आपका 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 2। फिर लिखोगे हमारा भागफल कितना आ रहा है 9, तो यहाँ क्या लिखोगे 9। फिर देखिए आपका क्या आ रहा है शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आप लिखोगे 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। आपको HCF अगर हमारा क्या आ रहा है, जब तक हमारा 1 यहाँ पे शेषफल 0 ना हो जाए तब तक इसको हम करते रहेंगे। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे। तो 1 को 2 से जब भाग करोगे तो 1 को आप 2 बार ले जाओगे, तो 2 1 जा 2। अब शेषफल क्या हो गया हमारा 0। ये पहला चरण था हमारा। अब दूसरा चरण देखिए क्या है, दूसरे चरण में हमारा भाज्य क्या है 2, तो 2 को कह सकते हैं इसको हमने आगे उठा के ले आए। अब देखोगे शेषफल आपका यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा। इसको भागफल कितना आया, इसमें 2 आया और शेषफल इसका कितना आया 0। अगर हमारा भागफल 0 आ जाता है, कह सकते हैं शेषफल 0 आ जाता है, तो वही के आगे सामने वाली जो भाजक संख्या होती है p, वही हमारा क्या हो जाता है HCF। इतना क्लियर होना चाहिए। तो इसका HCF कितना आया 1। इतना क्लियर। अगर आपको क्लियर ना हुआ तो एक कह सकते हैं यहाँ पर हम और ले लेते हैं कि अगर 3 और कह दिया जाए 28 के बीच आप क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। कह दिया जाए HCF ज्ञात करने के लिए, तो आप 3 को 28 से भाग करिए। सबसे पहले 3 को आप 28 से भाग करोगे तो आपको पता होना चाहिए 3 9 या कितना होता है 27। 3 9 या 27 वो 1 बचा। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको करते रहना है। जैसे कह सकते हैं मासा, आप पहले मासा को ज्ञात करते थे, वैसे इसको भी याद करना है। तो ये 3 आपका यहाँ आ जाता है और पता होना चाहिए 3 1 कितना होता है 3 होता है। तो ये कितना आ गया, 3 में से 3 ले आएगा 0 0। आपको इसी रूप में लिखना है। आपका भाज्य यहाँ पे पहले चरण में क्या है, तो नजर आ रहा होगा 28। भाजक क्या है आपका 3 दिया हुआ है,
भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना आया है 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 1। अब देखोगे दूसरे चरण में आपका भाज्य क्या है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। आपका भाजक क्या है 1 और भागफल क्या है 3 और शेषफल 0, तो इसका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा हमारा, पता होना चाहिए आपको 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, यही है आंसर। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।